तो आज हम आगे पढ़ते हैं। तो अब मैं मल्टीपल चॉइस कुछ लाया हूँ उसी टॉपिक के ऊपर, कुछ कंसेप्ट जो बच गए होंगे तो मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा। तो वीडियो पूरी देखने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, ठीक है। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्राई कंडीशन इज द ऑर्डर ऑफ। देखो, इंसान की बॉडी के अंदर कितना रेजिस्टेंस रहता है, वो होता है 103 ओम। देखिए, द ह्यूमन बॉडी इज आल्सो कंडक्टर, आल्सो a conductor such as the another metal, its resistance is nearly 103 ओम। मतलब कि बाकी मेटल की तरह इंसान की बॉडी भी कंडक्टर की तरह काम करती है और इसका रेजिस्टेंस 103 ओम है, याद रखें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज डिफाइंड बाय। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है जी, न्यूटन ने ही डिस्कवर किया था। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, ठीक है, से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ये कहता है कि G इक्वल इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली डिपेंड ऑन द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसमें भी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे, इक्वल टू लगाओगे और साथ में कांस्टेंट लग जाता है। ये फोर्स है, सॉरी G नहीं है, एक फोर्स है। फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली डिपेंड ऑन द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अब फोर्स हमारे पास टोटली किसके बराबर आएगी? फोर्स इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्केयर। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के ऐसे यूनिट क्या होते हैं? वो हैं MHO। क्या है? MHO, याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के ऊपर थोड़ा सा कि एबिलिटी टू कंडक्ट द इंटायर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इटसेल्फ इज नाउन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। एंड इट्स यूनिट इज MHO यूनिट एंड द रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस ओम। इसका रेजिस्टेंस ओम है, ठीक है। अब बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर द लिंक बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। किसने बताया था कि देयर इज अ लिंक बिटवीन, दोनों के बीच में लिंक है, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में भी और मैग्नेटिज्म के बीच में भी। ये माइकल फैराडे ने बताया था। 12th की क्लास में वेव में भी आप पढ़ सकते हो, इन दोनों के बीच में इसने बताया था कि दोनों के बीच में क्या है? लिंक है, ठीक है। तो अब बात यही है, ये बताता है, थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। इसने कहा था कि वेन एवर, अगर एक सर्किट है उसके अंदर चार्ज रेस्ट में इंसुलेटर है, उसके अंदर चार्ज रेस्ट में होता है, तो चार्ज रेस्ट में है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मूव नहीं करेगी तो मैग्नेटिज्म भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर मोशन में है, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, तो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे पीछे बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो मैग्नेटिज्म का इफेक्ट भी क्रिएट होगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुआ? लिंक क्रिएट हुआ। आई होप ये समझ आया होगा आपको। चलते हैं आगे। इसी से ये उसने बताया था जब उसने EM वेव की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव्स हैं। ये वेव ऐसी वेव है जिनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइनसोइडल होती हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, राइट एंगल पे रहती हैं, ठीक है। तो ये वेव्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हो बाद में। अब बात करते हैं टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक। किसका यूनिट है टेस्ला? जल्दी बताएं। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा। बात करते टेस्ला। टेस्ला जो है ये यूनिट है भाई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय T एंड ऐसा यूनिट इज द 1 WB अपॉन एम स्क्वायर और kg अपॉन एम्पियर, ठीक है, याद रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज ऑन। जस्ट थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई आपको, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बनता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? जल्दी बोलें।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि और देखो पीछे पड़ा था फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। पहले रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक दूसरा ये इन्वर्सली डिपेंड करता है किसके ऊपर, 1/a एरिया के ऊपर इन्वर्सली डिपेंड करता है। दो जब दोनों को इकट्ठा किया, ठीक है, यहाँ प्रूफ भी है सारा का सारा। चलते हैं, मैं प्रूफ आपको बताता हूँ। सीधी बात है कि पहली बात है आर डायरेक्टली डिपेंड करेगा एल के ऊपर, आर इन्वर्सली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, 1/a। दोनों को कंबाइन किया, आर डायरेक्टली डिपेंड करेगा एल अपॉन ए के ऊपर। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाओ, इक्वल टू लगाओ और साथ में कांस्टेंट, तो इन चीज़ों के डिपेंड ऊपर करेगा। एक तो इस रो के ऊपर, लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ठीक है, याद रखें। डी पार्ट इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, जल्दी बोले क्या आएगा, पावर एंड वोल्टेज। नॉर्मली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस डोमेस्टिक लेवल आर रेटेड इन इलेक्ट्रिक पावर एंड वोल्टेज सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, याद रखें। हीटर, आयरन एक्सेट्रा भी इसी में आते हैं। और इट इज अ बल्ब, if a bulb is rated 100 watt to 250 volt, it mean 250 volt 100 watt are electric power consumed। इतनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इतनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ये उनकी कंज्यूमिंग पावर बताएगी। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसका इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में बना सकते हो? किसका इस्तेमाल करते हो? बैटरी का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट इसका थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं कि आप बैटरी क्या करती है, उसमें कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट डायनमो उल्टा है, डायनमो जनरेटर है आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अ सर्टेन सब्सटेंस लूजेस देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंप्लीटली एट सुपर लो टेम्परेचर सच सब्सटेंस आर कॉल्ड। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो लूज कर बैठते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कंप्लीटली, ठीक है, जो सुपर लो टेम्परेचर होगा ऐसे सब्सटेंस को आप सुपर कंडक्टर कहते हो, ठीक है, याद रखें। ऐसे सब्सटेंस को सुपर कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर दिया गया आपके पास। तो सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसका इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो उसको इंसुलेटर कहते हो। क्या बोलते हो? इंसुलेटर। इंसुलेटर पता है ना आपको, जिसके अंदर से चार्ज पास नहीं होता, और कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर से चार्ज पास हो जाए, ठीक है। तो लिखा है इसका बेसिक कि व्हेन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीज देन इट इज कंडक्टर डिक्रीज। कंडक्टर डिक्रीज मतलब अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो तो कंडक्टिविटी कम होगी। रेजिस्टेंस का मतलब होता है चार्ज को फ्लो करने से रोकना। तो बात ये है कि चार्ज रुकेगा तो अगर हम उसको ज़्यादा बढ़ाएं, रेजिस्टेंस को मैं इन्फिनाइट कर लूँ, इतना कर लूँ कि चार्ज अंदर से मूव कर ही ना पाए, तो वो तो क्या बन गया? इंसुलेटर बन गया। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पर, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, ठीक है। अभी जस्ट पढ़ा था इन्फिनिटी हो, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो तब जाके उसकी कंडक्टिविटी खत्म हो जाती है। चलिए अगले पे अब बात करते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनाइट। नहीं पता तो इन्फिनिटी होगी, ठीक है। देख लीजिए, एन आइडियल वोल्टमीटर हैज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड व्हेन इंसर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सर्किट, जब आप उसे इंसर्ट करोगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, देयर विल बी जीरो वोल्टेज, तब वोल्टेज जो आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ड्रॉप अक्रॉस एमीटर, एमीटर में लगातार ड्रॉप होती जाएगी। सो इट मेक परफेक्ट रीडिंग ऑफ वोल्टेज, ताकि आपको परफेक्ट रीडिंग मिल सके वोल्टेज की। चलिए आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक कीपर आर द पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन। याद रखिए किसके पीसेज होते हैं? ये सॉफ्ट आयरन के पीसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलो, बात आती है डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ऐसी डिवाइस जिसका इस्तेमाल करो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करो तो उसे रेक्टिफायर कहते हो। जो आपके घरों में यूज करते हो ना आप, क्या इन्वर्टर, तो उसके अंदर भी रेक्टिफायर होता है जो एसी वोल्टेज बाहर से आती है उसे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है नॉट गेट कैन बी ऑपरेटेड बाय। नॉट गेट के कितने ऑपरेटर होते हैं जी? नॉट गेट का सिंगल ऑपरेटर होता है। ये इस तरह का नॉट गेट होता है, इसमें इनपुट भी एक होगा और आउटपुट भी एक होगा। याद रखें, इनपुट और आउटपुट दोनों एक हों उसे आप क्या बोलोगे? नॉट गेट कहोगे। अब इसके बेसिक में घुसने की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है, घुसने की ज़रूरत भी नहीं है।
इन डिजिटल लॉजिक नॉट इज आल्सो नाउन एज इन्वर्टर। नॉट को इन्वर्टर कहते हैं भाई, ठीक है, उल्टा होता है इसमें। अगर आपके पास इनपुट 1 है और आउटपुट 0 मिलेगा, आउटपुट 0 है तो इनपुट 1 होगा, ठीक है। ये भी आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर। सबसे अच्छा इंसुलेटर क्या है मुझे बताओ। सबसे अच्छा इंसुलेटर ग्लास है जिसके अंदर से बिल्कुल करंट पास ना करे, उसे अच्छा इंसुलेटर कहेंगे। गुड कंडक्टर सबने पढ़े भाई, इंसुलेटर किसने नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, द सॉलिड विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर बट नो एट लो टेम्परेचर। ऐसे सॉलिड के बारे में बताओ जो कंडक्ट करे भाई इलेक्ट्रिसिटी को हाई टेम्परेचर पर बट लो टेम्परेचर पे ना करता हो। उनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? सुपर कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, ठीक है, और मेटालिक कंडक्टर और इंसुलेटर। क्या आएगा आपके पास? सेमी कंडक्टर। कौन सा आएगा? सेमीकंडक्टर इज द डिवाइस जो कभी कभी कंडक्टर की तरह काम करता है और कभी कभी इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। अगर आपको इसका भी बेसिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डीपली जाके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर जो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये आप अगर याद रखो तो सोलर सेल के अंदर, सोलर सेल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ज़्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन सा काम करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए? साल्ट वाटर। देखो कभी भी हार्ड वाटर है और सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर होता है प्योर वाटर जिसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी ना हो। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज पाई जाए। तो सॉफ्ट वाटर क्या करता है कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकता है, मगर हार्ड वाटर नहीं भेज सकता। हार्ड वाटर के अंदर अगर नमक डाल दोगे तो तब भी वो कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर डायमेंशन, ठीक है। स्केलर वो होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। मतलब मैं आपको कहूँ जिसकी डायरेक्शन ना हो, ये भी याद रखें, जिसकी डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैं आपको कहूँ आप 10 किलोमीटर जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस तरफ जाओ, तो उसे स्केलर कह दूंगा मैं, ठीक है। अब डिस्टेंस भी स्केलर होता है, याद रखें, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल, एक और बात याद रखें, इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो स्केलर होती है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि जिस डायरेक्शन में छोड़ोगे उस डायरेक्शन में नहीं रहेगी, हर डायरेक्शन में ये मूव कर रही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगी? स्केलर होगी। याद रखें, डी इसका ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब बात करूँ, और बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, बाद में कहीं पढ़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा भी है, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन होती है जिसकी उसे आप कहते हो क्या? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, स्पीड, वॉल्यूम, ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी की सारी आपके पास क्या आ गई? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल यूज इन द वायर एट डोमेस्टिक लेवल। ऐसा मेटल यूज करते हो घरों की वायर्स में, उसे क्या कहते हो? कॉपर की वायर घरों में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम की भी चलती हैं मगर कॉपर की ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, फ्यूज वायर यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस इन डोमेस्टिक सर्किट। जैसे फ्यूज क्या होता है? फ्यूज हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह के अंदर यूज किया जाता है, सर्किट के अंदर, ताकि हमारी शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से हम अपने सर्किट को बचा सके, ठीक है। तो फ्यूज के अंदर हम कौन सी वायर लगाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए, ठीक है, ऐसी वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? लो हो, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? लो हो, वो आप फ्यूज वायर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो घरों पे, ठीक है। क्योंकि इतना भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ना हो कि थोड़ा सा भी लोड पड़ा और वो गिर गई, मतलब पिघल गई, रोज 2 मिनट बाद जाके फ्यूज चेंज करते रहें, ठीक है। तो फ्यूज़ के बारे में बता चुका हूँ मैं पहले, मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो अगर फ्यूज़ के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी रखनी है तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओम्स लॉ इज करेक्टली एप्लीकेबल। इनमें से कौन सी चीज़ पे ओम्स लॉ अच्छे से एप्लीकेबल होता है? सिर्फ कंडक्टर पे, ना इंसुलेटर पे, ना सेमी कंडक्टर पे, ना सुपर कंडक्टर पे, सिर्फ एक कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होता है। क्योंकि वहाँ हमने बात की थी भाई कंडक्टर के ऊपर कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, ना किसी और की बात की थी। तो ओम लॉ तो आपको पता है कि वी डायरेक्टली डिपेंड ऑन आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, इक्वल टू लगाया आर और आई, दिस इज द ओम लॉ। खाली इतना ही है। और ये आर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है जो चार्ज को अपोज करे सर्किट के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्योर मेटल इज कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक प्लेटिंग वगैरह केमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है और फिजिक्स के अंदर भी है थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसका। तो बात ये आती है कि जब आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हो, रिफाइनिंग का मतलब होता है साफ करना, पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर बिजली का इस्तेमाल करके किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी और के अंदर से इम्प्योरिटी को जब रिमूव करते हैं
तो जो प्योर मेटल होता है वो डिपॉजिट होता है किसी न किसी पोर्शन के ऊपर, ठीक है, और वो किस पोर्शन के ऊपर डिपॉजिट होता है, ठीक है, किस पोर्शन के ऊपर डिपॉजिट होता है, तो वो डिपॉजिट होता है जनाब किस पे, कैथोड पे। किस पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो एक और बात याद रखिए, कैथोड क्या होता है और एनोड, ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोड मिलके दोनों क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, याद रखिए केमिस्ट्री में भी इसका कंसेप्ट आता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या इसी में थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। चलो इसका बेसिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द प्रोसेस टू रिमूव इम्प्यूरिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है कि इम्प्यूरिटीज़ को, गंदगी को किसी भी कंडक्टर के अंदर से बाहर निकाल के उसे साफ करें, उसे प्योर मेटल बनाएं, ठीक है, उसे कहते हैं, और प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलिसिस है, याद रखें। मेथड, प्योर मेटल इज प्लेटेड ऑन द कैथोड, जो मतलब मेटल रहता है वो कहाँ जाके डिपॉजिट होता है, कैथोड के ऊपर। एनोड के ऊपर हमने इम्प्यूरिटी को रखा होगा, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस को एनोड के ऊपर रखेंगे, ठीक है। एनोड, जैसे ये एनोड आ गया, इसके ऊपर इम्प्योर सब्सटेंस होगा, यहाँ एक स्ट्रिप रखी होगी कैथोड के ऊपर, जहाँ से चार्ज सारा का सारा कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा और डिपॉजिट होता जाएगा, इसके ऊपर इम्प्यूरिटीज नीचे गिरती रहती हैं। इस तरह से प्रोसीजर चलता है इसका, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर? क्या नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है? आयरन है, गैस कार्बन है, और कॉपर सल्फेट है, और मरकरी। तो आपके पास सही आंसर कौन सा रहेगा, कॉपर सल्फेट। याद रखें, इसे नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा माना जाता है भाई, सिल्वर, ठीक है, याद रखिए, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट क्वालिटी कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। पहले सबसे पहले आता है जी आपके पास कॉपर, कॉपर के बाद अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के बाद आयरन, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, सिलिकॉन इज द, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, पीछे बढ़ा चुका हूँ, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और सिलिकॉन से हम क्या बनाते हैं, मैंने बताया भी था, सिलिकॉन से ही बनता है क्या, सोलर सेल, ठीक है, याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, ठीक है। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ करंट, कंडक्टर बिकम, ठीक है, कंडक्शन ऑफ करंट के टाइम पे कंडक्टर क्या बन जाता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है जी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों मिलते हैं, तो तभी जाके उसके अंदर का चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल मतलब हैविंग नो चार्ज, ठीक है, क्या आएगा, हैविंग नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर इक्वल टू नो प्रोटॉन, ना इलेक्ट्रॉन होंगे ना प्रोटॉन, या दोनों मिलके खत्म हो चुके होंगे, कोई भी खाली बचा नहीं होगा, तो उसे आप कहोगे। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट कैरिंग कंडक्टर इज रिलेटेड टू, करंट कैरिंग कंडक्टर किससे रिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे ये कंडक्टर है जो चार्ज कैरी कर रहा है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही थी करंट आपके पास, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, अगर तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये कोई स्पेस घेरेगा, ठीक है, जहाँ इसका कोई इफेक्ट रहेगा उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे, मतलब द स्पेस सराउंडेड, ठीक है, या अराउंड द कंडक्टर विच कैरी करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वही नीचे लिखा होगा। तो बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आर दो सब्सटेंस थ्रू विच करंट पास कैन ईजिली इन द सिल्वर, कॉपर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ये तो पढ़ चुके हो, ठीक है। आई होप जितना अभी तक पढ़ा हो सारे का सारा आपको अच्छे से आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज की वीडियो का, वो है कंडक्टिंग वायर क्या है, ठीक है। अ कंडक्टिंग वायर इज न्यूट्रल, जस्ट पीछे क्वेश्चन एक रिपीट हुआ था, ठीक है, कि कंडक्टिंग वायर को क्या कहते हो, न्यूट्रल वायर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हैविंग नो चार्ज, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन किए सारे एग्जाम में आ चुके हैं बहुत बार, ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ें इनको और याद कर लें, ठीक है, एग्जाम में पक्का काम आएंगे। तो आई होप जितना पढ़ा समझ आया, तो लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, और शेयर तो करें ही करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।